दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह समझते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विरूपण डिस्टोर्शन मीटर, बी एमीटर, सी एनीमोमीटर, डी माइक्रोवेव पावर मीटर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, एमीटर। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ की विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें धारा समान रहती है। अगला प्रश्न है, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए विसरण, बी परासरण, सी ब्राउनी गति, डी संपीड्यता। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ब्राउनी गति। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ये कण तरल के तीव्रगामी कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। ऑप्शन ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, केरल। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए यंगून, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी राजगीर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। अगला प्रश्न है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था। ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुमायूं। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में होती है। हुमायूं ने फारस के शासक से के यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। ये चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज़ी और अब्दुल समद थे और उन्हीं के साथ वो भारत आया था। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है। ऑप्शन ए प्लैटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम, डी तांबा। इसमें करेक्ट आंसर डी है, तांबा। गुलाब सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए टेफ्लॉन, बी नायलॉन 6, सी बैकेलाइट, डी केबलर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। ऑप्शन ए क्रोमियम, बी जस्ता, सी एल्युमिनियम, डी निकल। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। धातुओं का संरक्षण रासायनिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया। ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, सी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
डी पर्यावरण न्यायाधिकरण। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, इसको एनजीटी भी कहते हैं, ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल। ठीक है, ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। इसे पर्यावरण संरक्षण, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष में लड़ा गया। ऑप्शन ए 1526, बी 1576, सी 1605, डी 1660। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है, जिसमें अकबर की विजय हुई। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था। अगला प्रश्न है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए असम, बी लाहौर, सी यूएसए, डी लंदन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लंदन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन निरर्थक साबित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी अरविंद्रनाथ टैगोर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुरेंद्र नाथ टैगोर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर। 1839 में तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। इसके साथ ही इन्होंने एक मासिक पत्रिका तत्बोधिनी का भी प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, एक मासिक पत्रिका थी जिसका नाम था तत्बोधिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए भास्कराचार्य, बी महावीराचार्य, सी आर्यभट्ट, डी ब्रह्मगुप्त। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महावीराचार्य। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्तक निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए मृदा जल, बी धूप, सी मृदा, डी वायु। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मृदा जल। पौधे मृदा द्वारा अवशोषित जल से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ के मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संचालित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस विषाक्तता, बी संख्या आर्सेनिक विषाक्तता, बी प्लूटोनियम विषाक्तता, डी सीसा विषाक्तता। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सीसा विषाक्तता। मानव और अन्य कशेरुकाओं में सीसा यानी लेड की उच्च मात्रा बढ़ने पर जो समस्याएं होती हैं उसे सीसा विषाक्तता, लेड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, इसके लक्षणों का विकास देर से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए सहकारी समितियां, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी इंडियन ओवरसीज बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम सन 2000 के तहत विनियमित किया जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार विदेशों से 10% या उससे अधिक के निवेश को एफडीआई माना जाता है। 10% से अधिक के निवेश को एफडीआई माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणीय सिद्ध हो सकता है।
ऑप्शन ए कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, बी वनो उन्मूलन, सी अविकसित देशों को कम सेवाएं, डी औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास हमारे दीर्घकालिक विकास को परिवर्तित करने के लिए अग्रणीय सिद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न है, रा किसका चिन्ह है? ऑप्शन ए रूसी रूबल का, बी इंडोनेशियाई रुपया का, सी भारतीय रुपया का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, भारतीय रुपये का। भारतीय रुपये के लिए प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह, ये डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई सन 2010 को सार्वजनिक किया गया। ये रा देवनागरी लिपि है और इसका रोमन नाम आर है। अगला प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए निर्वाह खेती, बी किचन गार्डन, सी झूम खेती, डी रोपण खेती। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रोपण खेती। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जा रही है उसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? ऑप्शन ए मालदीव, बी श्रीलंका, डी मॉरिशस, डी सूरीनाम। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्रीलंका। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टैगा, बी टुंड्रा, सी हिमाच्छादित क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टुंड्रा। ध्रुवीय क्षेत्रों के रेगिस्तान ठंडे होते हैं और वर्ष भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती है, ना के बराबर होती है तथा पूरे साल तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इन ठंडे या शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए संचित पर्वतों, बी प्रखंड पर्वतों, सी अवशिष्ट पर्वतों, डी मोड़दार पर्वतों। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अवशिष्ट पर्वतों। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी तट की एक पर्वतमाला है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला इसमें फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए कुरुसेला, बी इलाहाबाद, सी आलमपुर, डी हमीरपुर। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है हमीरपुर। यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है जो बिंद श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश से, सी पाकिस्तान से, डी श्रीलंका से। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। सन 1964 से 1969 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में आकर बसने वाले बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, बी इकबाल सम्मान, सी कालिदास सम्मान, डी कबीर सम्मान। संगीत के लिए दिया जाने वाला सम्मान, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कालिदास सम्मान। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 22 सितंबर, सी 22 अप्रैल, डी 22 फरवरी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम एक्सीलेटरिंग चेंज थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए
गीति, बी गीतांजलि, सी राजतरंगिणी, डी मधुशाला। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे थे। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1952, डी 26 नवंबर 1949। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, डी श्री के एम मुंशी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 145, सी अनुच्छेद 65, डी अनुच्छेद 165। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले में हुआ था। ऑप्शन ए बुलंदशहर, बी अलीगढ़, सी एटा, डी फैज़ाबाद। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एटा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इसका वर्तमान नाम कासगंज है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, बी गेंदा, सी चमेली, डी पलाश। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। पलाश या टेसु एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? ऑप्शन ए कांथा टांके, बी जरदोजी, सी चिकनकारी, डी संगमरमर जड़ना। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कांथा टांके। कांथा टांके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। ये कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। ठीक है, ये कहाँ का है? बंगाल का है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली, बी प्रयागराज, सी नोएडा, डी मेरठ। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑप्शन बी है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, जबकि इसका नया मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए पुणे, बी सिंधुदुर्ग, सी लखनऊ, डी भोपाल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सिंधुदुर्ग। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
छत्रपति शिवाजी को एक कुशल नौसेना की स्थापना के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए कंचन देवी, बी शिवा चौहान, सी शालिजा धामी, डी माधवी पुरी बुच। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है कंचन देवी। दिसंबर 2023 में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में किस राज्य में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी इटली, डी जर्मनी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा भारत। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन भारत के अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक मार्सेटी ने किया। ठीक है, ये कहाँ संग्रहालय है? अरुणाचल प्रदेश में। ये याद कर लेंगे, द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से ये संग्रहालय बना है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 9, डी 10। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 11। स्वरों की संख्या 11 होती है जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, ये सब स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम का चिन्ह चयन कीजिए। वाक्य है, सुनील ज़रा इधर आना। ऑप्शन ए विस्मय विराम, बी अपूर्ण विराम, सी अल्प विराम, डी अर्ध विराम। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्प विराम। इसको कॉमा भी कहते हैं। सुनील ज़रा इधर आने में अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अलंकार। तो वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए राधा, बी वह, सी सुंदर, डी विभीषण। सर्वनाम पद है, इसमें कौन सा सर्वनाम पद है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है वह सर्वनाम है, जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। विभीषण शब्द कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वह आज का विभीषण है। अगला प्रश्न है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी समुच्चय बोधक, डी क्रिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नामबोधक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी नामधातु क्रिया, डी सहायक क्रिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे हा था, रहे हैं, रहे थे, तुम खेल रहे थे, सुरेश चिल्ला रहा है। उदाहरण में खेलना और चिल्लाना मुख्य क्रिया है, जबकि रहे थे या रहा है सहायक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है? ऑप्शन ए भारत, बी श्याम, सी आह, डी दक्षिण। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है आह। आह अव्यय है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता अव्यय कहलाते हैं, जैसे हाय, वाह, शाबाश, हाँ, किंतु, जब, तब, ये सब अव्यय हैं। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत युग्म है? ऑप्शन ए छात्र, छात्रा, बी प्रौढ़, प्रौढ़ा, डी आयुष्मान, आयुष्मती, डी सांप, सांपिनी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सांप, सांपिनी। सांप और सांपिनी लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म है सांप, सांपिन। ठीक है,
ये सांपिन होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए आंसू आंसुओं, बी चिड़िया चिड़िया, सी घोड़ा घोड़े, डी गली गलियाँ। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आंसू आंसुओं। आंसू आंसुओं एक वचन बहुवचन की दृष्टि से सही युग्म नहीं है, क्योंकि आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। ऑप्शन ए रमेश घर आ रहा था, बी रमेश घर आया था, सी रमेश घर आएगा, डी रमेश घर आ गया होगा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रमेश घर आ गया होगा। इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण रमेश घर आ गया होगा। ठीक है। रमेश घर आया होगा का क्या होगा? रमेश घर आ गया होगा संदिग्ध भूतकाल में। अगला प्रश्न है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी कृत्यवाच्य, सी भाववाच्य, डी सभी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता और ना ही कर्म की बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होगा। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, जैसे मुझे चला नहीं जाता। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, डी 8, सी 8, डी 5। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 6। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी हिंदी में 6 कारक बताए हैं उन्होंने, वार्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण। इन्होंने संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? ऑप्शन ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज, डी तद्भव। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है तद्भव। दोस्तों, दिए गए विकल्प में अंगरखा शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द अंगरक्षक होता है। ठीक है। अंगरखा तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? अंगरक्षक। अगला प्रश्न है, आ उपसर्ग से और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनुगुणता, बी अवसरवादिता, डी अनन्यता, डी असहनशीलता। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है असहनशीलता। असहनशीलता में आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द असहनशीलता है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए बड़ी ई, बी छोटी ई, सी धानी, डी आनी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है बड़ी ई। सावधानी शब्द में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और सदा तरसता ही रह जाता है। संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण करें। ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है वीर, बी अपंग, सी विपिन, डी शाही। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विपन्न। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए संपन्न शब्द का विलोम विपन्न प्रयुक्त होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है सभ्य। इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए भद्र, बी शील, डी शालीन, डी असभ्य। इसमें करेक्ट आंसर है असभ्य। ठीक है।
अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी विलोम शब्द। ठीक है, 4 तरह के अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए अक्स, बी नज़रिया, सी लोचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आँख का पर्यायवाची क्या होगा? आँख का पर्यायवाची लोचन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं। आँख का नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अंबिक। ठीक है, अक्स का होगा प्रतिबिंब, छाया। नज़रिए का होगा दृष्टिकोण, मत, परिक्षेपण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? ऑप्शन ए मेढक, बी मुद्रा, सी बोरा, डी मोती। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मुद्रा। मुद्रा का अर्थ सिक्का, मोहर, अंगूठी, छाप, चिन्ह, आकृति होता है। ठीक है, ये अनेक शब्दों में अनेकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? एक तरफ शब्द युग्म है, दूसरी तरफ अर्थ भेद है। ऑप्शन ए और दूसरा तथा, बी उर उरु हृदय नदी, सी इतर इत्र भिन्न इत्यादि, डी अपरा अपार दूसरी जिसे पार न किया जा सके। इसमें शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। ऑप्शन डी अपरा अपार दूसरी जिसे पार न किया जा सके, ये बिल्कुल सही है। और ये तीनों गलत हैं, इनका अर्थभेद गलत है। अगला प्रश्न है, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पार्थिव, बी प्रदोष, सी पतित, डी पराग। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। फूल की रज वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द पराग है। ठीक है, और इसमें प्रदोष जो है ये सूर्य के अस्त होने का समय, और पार्थिव पृथ्वी से संबंध रखने वाला, पतित जिसका नैतिक पतन हो गया हो, ये पतित, और ये फूल की रज। अगला प्रश्न है, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, बी अंतर्ध्यान, सी अंतर्धान, डी अंतर्धान। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है अंतर्धान। वाक्यांश में जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए शब्द है अंतर्धान, ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 3। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। ऑप्शन डी करेक्ट है। समास के 6 भेद होते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, बी इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, सी वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, डी दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। ये बिल्कुल सही है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। इस समय सर्दी है, इसमें सर्दी गलत है लिखा हुआ वर्तनी की दृष्टि से। दोष तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, दोष तुम्हारा इसमें गलत लिखा हुआ है, तुम्हारा लिखा है और इसका मुझे विश्वास है। ठीक है, इसमें जुर्माना गलत है, इसमें सर्दी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेम पात्र की मधुर वाणी, बी भयानक, सी वीर, डी रौद्र। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रेम पात्र की मधुर वाणी उद्दीपन का काम करती है। बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे नायक या नायिका का शारीरिक चेष्टाएं मधुर वाणी, रमणीक, उद्दान, चांदनी आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, छप्पय में होते हैं। ऑप्शन ए प्रथम चरण चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला, बी प्रथम 2 चरण रोला और अंतिम 4 चरण उल्लाला, सी प्रथम चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहे के, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो छप्पय में होते हैं, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रथम चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। छप्पय विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। पहले चरण में रोला छंद के और आखिरी में शेष चरण उल्लाला छंद के होते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए लटानुप्रास अलंकार, बी श्रुत्यानुप्रास अलंकार, डी छेकानुप्रास अलंकार, डी व्रत्यानुप्रास अलंकार। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान के उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाला बाल थे। अनुप्रास शब्द अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। इनके भेद हैं छेकानुप्रास, व्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास और अत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत की है, यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन ए जीवन, बी मृत्यु, सी अभिशाप, डी परिश्रम। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जीवन। जीवन इसमें करेक्ट है। कैसे इसको लिखेंगे? मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही जीवन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय है। ऑप्शन ए गरीबी में रहना, बी कष्ट का कष्ट आना, कष्ट पर कष्ट आना, सी रोजगार न मिलना, डी आटा कम और पानी ज़्यादा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कष्ट पर कष्ट आना। कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अर्थ है कष्ट पर कष्ट आना। अगला प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ। इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, बी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सी कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, डी कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बाबू गुलाब राय, डी श्याम सुंदर दास। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा है। हिंदी साहित्य का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। याद कर लेंगे, लोक जागरण काल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है?
ऑप्शन ए गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित, बी उच्च शिक्षित और धनाढ़, सी घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश, डी जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा समाज के मध्यम वर्ग की समस्या है। लास्ट प्रश्न है, समाज उपयोगी उधरमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, बी समाज के धर्मपरायण पंडित और कथावाचक लोग, सी समाज का मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, डी शिक्षित एवं संपन्न नौकरी पेशा वर्ग। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग समाज उपयोगी उधरमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।